हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल चिकन इट एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज का जो टॉपिक है, हम केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आयनाइजिंग एनर्जी जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। यहाँ पर छोटी सी वीडियो है, एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे। और बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट 2021 के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर किसी भी और एग्जाम की, चाहे कास्ट की बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक्स है आपके लिए। ठीक है, तो आज फटाफट से ये टॉपिक हम जो है वो कवर कर लेते हैं। एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक कवर करने। ठीक है, तो सबसे पहले तो आयनाइजिंग एनर्जी होती क्या है, जल्दी से जान लेते हैं। आयनाइजिंग एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल न्यूट्रल गैसेस। ठीक है ना, न्यूट्रल गैसेस एटम से जो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है outermost इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे आयनाइजिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आयनाइजिंग एनर्जी हमें पता चल गया कि ये जो outermost इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर बोरोन के केस में इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसी को आयनाइजिंग एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहेगी। और इसका जो outermost इलेक्ट्रॉन है 2p2, तो p सब शेल में जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम आयनाइजिंग एनर्जी कहेंगे। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ दे दिए जाएंगे एटम्स, और उन्हें आपको पूछा जाएगा कि इन्हें अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इन एटम्स को इन फर्स्ट आयनाइजिंग एनर्जी में, या फिर आपसे पूछ लेंगे सेकंड आयनाइजिंग एनर्जी या फिर थर्ड आयनाइजिंग एनर्जी में इन एटम्स को अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये किस तरह से जो है फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे सीख लेते हैं फटाफट से। उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, जिन एटम्स की कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो स्टेबल होती है, उनको उनकी आयनाइजिंग एनर्जी हायर होती है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जैसे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, 15 ग्रुप के जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह, और 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं डोन द ग्रुप। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इनको हमें ज़्यादा एनर्जी लेती है। और यही इसी पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है ना, तो पहले तो एक चीज़ हम जान लेते हैं। यहाँ पर आयनाइजिंग एनर्जी की बात करें तो डोन द ग्रुप 18 ग्रुप होते हैं टोटल। तो ग्रुप के जब हम डोन नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप्स में, तो यहाँ पर क्या होता है, आयनाइजिंग एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। क्यों? क्योंकि जो है साइज वो बढ़ता जाता है। नीचे जाएंगे जब डोन द ग्रुप, साइज बढ़ेगा तो हमें कम एनर्जी रिक्वायर होगी outermost इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उसी तरह जो है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के साथ कवर करते हैं इसको, ताकि जो है वो हम आसानी से इसे कर पाएँ। ठीक है, तो चलो इसको हम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ एटम्स हैं, तो हमें इनकी आयनाइजिंग एनर्जी बतानी है। तो फर्स्ट आयनाइजिंग एनर्जी जो है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हमें बतानी है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर बोरोन एटॉमिक नंबर कितना है, 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 एंड ऑक्सीजन का 8, यानी कि इनमें इतने ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहेगी, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस सब शेल होता है, और एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1s2। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे, और सेकंड ऑर्बिट के पी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये 2 और 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, एस सब शेल की बात करें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस सब शेल होता है, और सेकंड ऑर्बिट में एस भी होता है और पी सब शेल भी होता है। ठीक है, और उसी तरह थर्ड ऑर्बिट में एस भी होता है सब शेल, पी सब शेल भी होता है और डी सब शेल भी होता है। ठीक है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और मैक्सिमम डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ सब शेल की बात करें तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहेगी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से आएंगे यहाँ पर इनकी कन्फिग्रेशन। नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2 सब शेल एस से होता है इसमें, सेकंड ऑर्बिट में 2s2
और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो साइज है, साइज किस तरह से हम पता करते हैं। देखिए अगर कुछ इनमें से अगर आपको साइज को लेकर पूछ लेंगे किसका साइज बड़ा है, बोरॉन का साइज बड़ा है या फिर ऑक्सीजन का साइज जो है, रेडियस जो है वो बड़ा है। एक तो अगर ऑर्बिट जिसके ज्यादा होंगे, अगर ऑर्बिट ज्यादा होंगे तो उसका साइज भी जो है वो बड़ा होगा। लेकिन अगर ऑर्बिट सेम है तो जिसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज जो है सबसे छोटा होगा। अब बात करें अगर हम यहाँ पर बोरोन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो बोरोन और नाइट्रोजन के यहाँ पर ऑर्बिट तो सेम है। देखिए यहाँ पर सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, सब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ रहे हैं। अब इनका हम किस तरह से पता करेंगे साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो हम देखेंगे जिसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यानी कि जिसमें प्रोटोन ज्यादा, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसमें ज्यादा है, मतलब प्रोटीन ज्यादा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन का एटम जो है, न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इसके ज्यादा, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए इसका साइज सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा नाइट्रोजन का साइज होगा, उससे बड़ा कार्बन का, और सबसे साइज बड़ा जो होगा वो होगा बोरोन का। बेशक इनमें जो है इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पे हमने देखना था प्रोटोन जब ऑर्बिट सेम हो तो हमें देखना होता है न्यूक्लियर चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा हो उसका साइज छोटा होता है। अब हमने देखा था अभी कि जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा आयोनाइजिंग एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन इसके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इसको रिमूव करने के लिए। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे साइज के अगर हिसाब से हम देखें तो आयोनाइजिंग एनर्जी इस तरह से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, उसके कम, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन और सबसे कम जो है बोरोन की। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे साइज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो है सच में जो आपका आंसर होगा रियल वो ये है, सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग एनर्जी जो है वो यहाँ पर नाइट्रोजन की होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक तो ये 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 15 ग्रुप का जो है आयोनाइजिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है ना, कंपैरिजन में। और ये हाफ फील्ड है, ठीक है, तो इसकी आयोनाइजिंग एनर्जी ज्यादा है, उससे कम फिर ऑक्सीजन की है। उसके बाद कार्बन और बोरोन और कार्बन की बात करें तो यहाँ पर आयोनाइजिंग एनर्जी जो है उससे बोरोन की कम है कार्बन से, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, और सबसे कम जो है आयोनाइजिंग एनर्जी वो बोरोन की है। एक इलेक्ट्रॉन है आसानी से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो कार्बन और बोरोन में आयोनाइजिंग एनर्जी जो है वो कार्बन की ज्यादा है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, अगर सेकंड आयोनाइजिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो सेकंड आयोनाइजिंग एनर्जी क्या होती है, जो यूनी पॉजिटिव जो यहाँ पर आयंस हैं इनसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो, अब सेकंड आयोनाइजिंग एनर्जी यहाँ पर हम देखेंगे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, लेकिन अब बोरॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया है, तो इसको अब यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से। उसी तरह फिर नीचे भी कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसकी कन्फिग्रेशन ये रहेगी। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसकी कन्फिग्रेशन ये रहेगी 1s2 2s2 2p2, क्योंकि हमें 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया है इसका, ठीक है। तो साइज के हिसाब से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर बोरॉन, लेकिन जो हकीकत में है आपको आंसर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम बोरॉन, और सबसे कम जो है कार्बन की है। कार्बन की आयोनाइजिंग एनर्जी कम है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 2p1 आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, लेकिन बोरॉन को यहाँ पर क्या है 2s2 है, यानी कि इसकी एस ऑर्बिट जो एस सब शेल जो है उस पर वो फुली फिल्ड है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी एज कम्पेयर टू कार्बन। और वैसे भी हमने देखा था सेकंड ग्रुप जो है वो, यहाँ पर अगर बात करें तो सेकंड ग्रुप के जितने भी, तो यहाँ पर जो है इसको ज़्यादा एनर्जी जो है वो ज़रूरत होगी। तो ट्रेंड यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की यहाँ पर, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड का एक कंसेप्ट भी होता है। 2p3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर 3 है, तो इसलिए भी इसकी जो आयोनाइजिंग एनर्जी ज़्यादा है, उससे कम फिर नाइट्रोजन की, ठीक है, उससे कम फिर यहाँ पर बोरोन की है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने में थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होगी एज कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे, ठीक है।
साइज़ की बात करें तो यहाँ पर ग्रेटर चार्ज लेसर साइज, ग्रेटर चार्ज होगा तो साइज़ कम होगा अगर सेम शेल हों, सेम ऑर्बिट्स हों, ठीक है। अब थर्ड आयनाइजिंग एनर्जी अगर आपसे पूछ लेते हैं तो बोरॉन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, यानी कि सिक्स इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर जो है बोरॉन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अब बच गए हैं, सिर्फ 3, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह कार्बन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज यानी कि इस पर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2s2 और 2p1, तो 2 और 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि इलेक्ट्रॉन अभी 6 है, 6 की यहाँ पे कन्फिग्रेशन रहेगी 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पे 2 और 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन के हिसाब से आप देखते हैं इसकी आयनाइजिंग एनर्जी, तो यहाँ पर साइज सबसे जो है छोटा वो ऑक्सीजन का ही है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग एनर्जी रहेगी। उससे कम जो है वो आयनाइजिंग एनर्जी किसकी रहेगी, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कार्बन की रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी ये जो है वो 2s2 एस सेक्शन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस वजह से भी इसकी आयनाइजिंग एनर्जी जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव चार्ज जो आयन है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये 2p1 है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएगा स्टेबिलिटी के स्टेबल रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे कम आयनाइजिंग एनर्जी रहेगी वो रहेगी जो है वो किसके लिए, हमारे पास यहाँ पर बोरोन की, तो ये इसका ट्रेंड रहेगा आयनाइजिंग एनर्जी का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर आयनाइजिंग एनर्जी ऑफ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके लिए ये रहेगा ट्रेंड, आपको याद रखना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजिंग एनर्जी बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, तो उसके लिए ये रहेगा ट्रेंड, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा कम उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम बोरोन और सबसे कम कार्बन की। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ थर्ड आयनाइजिंग एनर्जी बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, उससे कम नाइट्रोजन और सबसे कम आयनाइजिंग एनर्जी जो है बोरोन की रहेगी, यानी कि आयनाइजिंग एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब जो है वो आप प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो इसे सॉल्व कीजिए तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी।